हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने शिक्षण अभिरुचि को लेकर एक विशेष महत्वपूर्ण सीरीज चलाई हुई है, जिसके क्रम में दोस्तों आज हम जानेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। ठीक है ना। तो दोस्तों, शिक्षण क्या है? जटिल प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। शिक्षण सूत्र के बारे में तो दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मैक्सिम ऑफ टीचिंग, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करें तो दोस्तों जैसे कि आपका मन है, मस्तिष्क, या आपका ज्ञान है, या आपका आचरण है, या आपका वातावरण, ये सभी दोस्तों क्या करते हैं? शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ओके, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं और इसके अलावा शिक्षण सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि जो आपकी शिक्षण विधियां और शिक्षण सहायक सामग्रियां, इनका काफी महत्व है, जो आपकी टीचिंग को क्या बनाते हैं दोस्तों? इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम देखें शिक्षक और छात्र की भूमिका के आधार पर हमने इस तरीके से इसका वर्गीकरण किया है। तो अब देखते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो कारक आता है वो आता है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल का मतलब होता है दोस्तों टीचिंग स्किल्स। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग के संबंध में बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर उसको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को उस वीडियो में मिलेगा। तो फिर भी लेकिन हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो शिक्षण कौशल है, यानी कि आपकी जो टीचिंग स्किल्स है, वो किस तरीके से आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। देखिए दोस्तों, जब अध्यापक शिक्षण विधियों तथा तकनीकों का स्कूल के नियंत्रित वातावरण में प्रयोग करता है तो उसके अंदर बहुत से शिक्षण कौशलों का विकास होता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब अध्यापक क्या करता है कि जो शिक्षण विधियों और तकनीकों का स्कूल के नियंत्रित वातावरण में प्रयोग करता है तो उसके अंदर शिक्षण कौशलों का विकास होता है। ठीक है ना। कुछ शिक्षकों में जो शिक्षण कौशल हैं वो जन्मजात होते हैं, लेकिन अधिकतर शिक्षकों में यह कौशल क्या होते हैं दोस्तों? अर्जित करने पड़ते हैं, यानी कि उचित प्रशिक्षण के द्वारा इनको अर्जित किया जाता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग से होता क्या है दोस्तों? शिक्षण कौशलों का विकास होता है। टीचिंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ हमने दोस्तों महत्वपूर्ण शिक्षण कौशलों के बारे में लिखा है, हम एक एक करके इनको डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों आता है पाठ परिचय कौशल। पाठ परिचय कौशल का मतलब क्या होता है कि आपने कोई आपके पास पाठ आप जब पढ़ाने जा रहे हैं तो जब आप उस पाठ को पढ़ाएंगे तो उससे पहले आप क्या देंगे दोस्तों? प्रस्तावना देंगे। समझ में आ रहा ना? यानी उसके बारे में एक स्मॉल सा ब्रीफ डिस्कशन हम कर सकते हैं, या हम उसको एक तरीके से हम क्या कहेंगे कि हम उसका इंट्रोडक्शन टाइप कर देंगे। ठीक है ना। तो वो जो इंट्रोडक्शन है वो आप किस तरीके से देते हैं, वही दोस्तों क्या है? पाठ परिचय कौशल है। तो इस कौशल के द्वारा हम क्या करते हैं? जो छात्रों के पूर्व ज्ञान को उनके वर्तमान ज्ञान से जोड़ते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से जोड़ते हैं कि उनको पता भी नहीं लगता कि वो नया ज्ञान प्राप्त करने लग गए हैं। ठीक है ना। तो हम जब भी इसमें प्रस्तावना प्रश्न बनाएं तो वो हमेशा क्या बनाएं? श्रृंखलाबद्ध बनाएं, यानी कि क्रम में बनाएं। और जो अंतिम प्रश्न होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए कि उस प्रकरण से जुड़ा होना चाहिए जिसको हम पढ़ाने वाले हैं। समझ में आया? हम क्या करेंगे? प्रस्तावना प्रश्न में हम कुछ प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि जो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित है, और धीरे 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 करके हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे, और लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारा सीधे जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित होगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पाठ परिचय कौशल। समझ में आया आपको? ठीक। तो अगला है क्या दोस्तों? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। इसके बारे में भी हमने एक बार थोड़ा सा डिस्कस किया था जब मैंने आपको एमसीक्यू बताए थे। होता क्या है कि दोस्तों अध्यापक जानबूझकर अपने हाथ, पैर, मुख या आंख की क्रियाओं को बदलता है ताकि छात्र क्या हो? बोर ना हो। ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना, छात्र जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो छात्र बोर हो जाते हैं। तो अगर आप एक ही स्टाइल में लगातार पढ़ाते रहेंगे तो होगा क्या कि छात्र का आपके जो लेक्चर है उससे ध्यान हट जाएगा, तो वो छात्र क्या होने लग जाएगा? बोर होने लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए क्या करते हैं? आप मूवमेंट करते हैं क्लास में, आप अपनी जो आवाज़ है उसमें उतार चढ़ाव करते हैं, आप संकेत करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी आंखों को
हिलाते हैं या कुछ भी इस टाइप के आप उद्दीपन करते रहते हैं। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? उद्दीपन करते रहते हैं। अब क्या है कि आप लगातार अगर एक ही उद्दीपन का प्रयोग करते रहेंगे तो छात्र क्या होगा? बोर हो जाएगा। ठीक है, बार बार आप इशारे ही करेंगे या आप एक ही लय में आप बात करेंगे बार बार, तो होगा क्या है कि छात्र क्या होगा? बोर हो जाएगा। तो आपने छात्रों को लगातार क्या रखना है? बिजी रखना है, अपने संग अपने कंट्रोल में रखना है। तो आप कैसे रखेंगे उनको अपने संग कंट्रोल में? यानी उनको हमेशा हमेशा एक्टिव रखना है। कैसे रखेंगे? जब आप इन उद्दीपनों का क्या करते रहेंगे? परिवर्तन करते रहेंगे। कैसे परिवर्तन करेंगे? यही आपकी क्या है? स्किल है। ठीक है, तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का मतलब यह है कि आप क्या करेंगे कि जितने भी जो छात्र हैं वो बोर ना हो, तो उसके लिए आप लगातार कुछ उद्दीपनों का परिवर्तन करते रहेंगे और जो उद्दीपन परिवर्तन की जो आपके अंदर स्किल होगी वही क्या कहलाएगी? उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाएगी। ठीक है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप अगर सामने से बस बैठ के पढ़ाए जा रहे हैं तो छात्र बोर हो जाएंगे। आप क्या करिए? मूवमेंट करिए, कक्षा में आगे से पीछे तक जाइए। ठीक है ना? और कोई अगर बात पे किसी से मुस्कुरा दीजिए। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा? छात्र आपसे कनेक्शन करेंगे, यानी वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपका जो एक तरीके से जो क्लास में जो टीचिंग है वो उससे छात्र कभी भी बोर नहीं होंगे। ठीक है ना? तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। ठीक, यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसके बाद आता है बूझने वाले प्रश्न, यानी कि प्रॉबिंग क्वेश्चंस। अब इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, बूझने वाले क्वेश्चन का मतलब यह होता है कि इन प्रश्नों के द्वारा जो अध्यापक है छात्र को पाठ की गहराई में ले जाने के लिए मजबूर करता है ताकि उनकी चिंतन शक्ति का क्या हो? विकास हो सके। ठीक है ना? तो इन छात्रों को एक तरीके से क्या करना है? आपने उनकी चिंतन शक्ति का क्या करना है? विकास करना है। अगर उनकी चिंतन शक्ति का विकास होगा तभी क्या होंगे दोस्तों? वो पढ़ाई में क्या होगा? वो अपना ज़्यादा इनपुट करेंगे, यानी कि वो ज़्यादातर ध्यान लगाएंगे। ठीक है ना? और उससे डेफिनेटली क्या होगा? उनका दिमाग भी क्या होगा? विकसित होगा, यानी उनके चिंतन का स्तर भी क्या होगा? विकसित होगा। अब होता है क्या कि कभी कभार छात्र इन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाते, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? कभी कभार क्लू दे सकते हैं, थोड़ा बहुत हिंट दे दो ना। कोई भी, जैसा आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके संबंध में कोई हिंट दे दो। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बूझने वाले प्रश्न बोलते हैं, यानी कि प्रॉबिंग क्वेश्चन। इसकी भी अंदर आपके अंदर क्या होनी चाहिए? स्किल होनी चाहिए। तो ये शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। ओके, इसके बाद आता है अगला, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। यानी कि इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल्स। ओके, अब कभी कभार क्या होता है कि आपके जो तथ्य होते हैं या फिर जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो छात्रों को समझ में नहीं आते, तो अध्यापक क्या करते हैं? उदाहरणों का प्रयोग करता है। और इनका उदाहरण किस तरह के उदाहरण होंगे? जो कि जीवन से जिनका सीधा सीधा सा संबंध होगा। तो आप उन उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं, तो ये भी आपका क्या एक शिक्षण कौशल है ना। ठीक है, इसके बाद आता है समापन यानी क्लोजर। समापन का अर्थ क्या होता है? समीपता भी होता है, परंतु यहां पर आपका क्या मतलब है? क्लोजर का मतलब है कि पाठ को आपने इस तरीके से समाप्त करना है जिसके लिए कि जो नवीन ज्ञान आप देंगे उसके लिए छात्रों में हमेशा क्या रहे? उत्सुकता बनी रहे। ठीक है, क्लोजर मतलब समापन। आपने इस तरीके से समापन करना है कि आप जो छात्र है ना, अगली बार जब आप उसको नवीन ज्ञान दें तो उसके लिए छात्रों में हमेशा क्या रहे? एक्साइटमेंट बनी रहे। ठीक, तो इस कौशल के द्वारा हम क्या करते हैं? जैसे व्याख्यान है, प्रदर्शन है आदि का हम क्या कर सकते हैं? सारांश भी प्रस्तुत किया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि समापन कौशल ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं टीचिंग स्किल्स है। ठीक है ना, जो कि शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। ठीक, इसके बाद अगला आता है व्याख्यान का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेक्चर। ठीक है ना, लेक्चर इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आप संप्रेषण स्किल्स भी कह सकते हैं। इस कौशल के द्वारा क्या होता है? अध्यापक हमेशा छात्रों को एक तरीके से बिजी रखता है, यानी कि उनको मंत्रमुग्ध रखता है। ओके, और इसके अलावा छात्र क्या करते हैं? व्याख्यान को सुनते रहते हैं। सुनते रहेंगे, कब तक सुनते रहेंगे? जब तक आपके अंदर कौशल होगा। अगर आपका व्याख्यान बोरिंग होगा तो आपको सुनना अपने आप ही बंद कर देंगे, तो इधर उधर की एक्टिविटी में लग जाएंगे। तो ये भी एक तरीका क्या है दोस्तों? कौशल है ना, कि आपके व्याख्यान जो आप व्याख्यान दे रहे हैं छात्र उसको लगातार सुन रहे हैं।
ठीक, तो ये आपके अंदर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं व्याख्यान कौशल। इसके बाद आता है व्याख्या कौशल। अब व्याख्या कौशल क्या है? वो है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है व्याख्यान देना, एक होता है आपका एक्सप्लेनेशन देना, यानी कि आपके अंदर कैसे आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, तो इस कौशल के द्वारा क्या होता है, अध्यापक जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो नियम है या सिद्धांत है, तो उसमें उसकी व्याख्या को इस तरीके से करता है कि जो छात्र हैं उनके मन में कोई भी शंका नहीं रह जाती है। वो बताता है कि ये क्या है, क्यों है और कैसे है। ठीक, तो इस चीज को आप समझेंगे, इसको क्या बोलते हैं, व्याख्या कौशल, यानी कि स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। आपके सामने कोई भी, जैसे अगर आप मैथ्स का कोई टॉपिक है, तो आप मैथ्स के टॉपिक के बारे में अगर आप बता रहे हैं, तो आप पहले क्या बताएंगे, क्या टॉपिक है, ठीक, और फिर आपका ये क्यों है टॉपिक और कैसे है। ठीक, तो इसके बारे में अगर आप बता देंगे तो भाई छात्र के मन में कोई संख्या रह ही नहीं जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, यानी कि व्याख्या कौशल। इसके बाद श्यामपट्ट का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। अब आप जब ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप श्यामपट्ट का प्रयोग कैसे करेंगे, कि आप उसमें जो आपका राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, आप उसमें चित्र बनाइए, ठीक है ना। तो श्यामपट्ट का कार्य भी जब आप करते रहते हैं, क्योंकि आप लगातार एक जगह पे खड़े होकर लेक्चर देते रहेंगे, तो ऑफकोर्स क्या होगा कि छात्र बोर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जब श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बनाएंगे, या मैथ्स में आप जो भी आप मैथ्स का काम करते हैं या फिजिक्स में आप जो भी करते हैं, ठीक है ना, तो लगातार आपको क्या होता है कि श्यामपट्ट का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो छात्र हैं वो हमेशा अध्यापक की एक्टिविटी पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है ना, और जो शिक्षक है वो भी क्या होगा, अपने शिक्षण कार्य को सफल कर पाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि श्यामपट्ट का प्रयोग करना भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कई शिक्षक की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो जो छात्र हैं वो लगातार श्यामपट्ट की ओर को ध्यान लगाए रखते हैं, क्योंकि उनकी जो राइटिंग है उससे उनको काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, यानी कि वो एक तरीके से श्यामपट्ट से उनका ध्यान कभी भी हटता नहीं है। कई बायोलॉजी के टीचर होते हैं तो वो बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं, ठीक, तो वो भी आपका क्या है दोस्तों, एक बहुत बड़ी एक स्किल है कि आप श्यामपट्ट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, यानी कि ऑडियो वीडियो, या हम कह सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स का भी आप प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो सहायक सामग्री है इसका प्रयोग आप करते हैं पाठ को पढ़ाने के दौरान, और यही आपके शिक्षण को प्रभावी बनाता है और इस शिक्षण को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे कि जब आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें तो आप उसको बिल्कुल प्लानिंग करके करें, ठीक है ना। जब आप उसकी एक तरीके से आप उसका अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद कक्षा में जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने आप ही आपका जो शिक्षण है वो प्रभावशाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री है, इसका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, इसको भी आपने प्रयास करना होता है, या इसका भी आप अभ्यास करिए, तभी जाके क्या होता है, आपका शिक्षण कार्य सफल होता है। तो ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले बहुत बड़े कारक में से एक है, ठीक है। इसके बाद कक्षा प्रबंधन का कौशल, यानी कि स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। अब भाई कक्षा प्रबंधन भी तो बहुत बड़ी कला है, ठीक। इसके द्वारा जो अध्यापक है वो हमेशा छात्रों को निरंतर किसी न किसी काम में लगाए रखता है, ठीक, और इसका परिणाम क्या होता है कि जो छात्र हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हुए भी कोई कार्य किए बिना अपने अध्यापक की अनुमति के बिना नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर जो छात्र हैं, अगर उनको आप मैनेजमेंट स्किल है, आपको छात्रों को बांधे रखने की क्षमता है, तो कोई भी छात्र अगर वो पूरी तरह से फ्री भी है तो भी वो आपसे जरूर परमिशन लेने आएगा, कि कोई भी जो कार्य है उसकी परमिशन आपसे जरूर लेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कक्षा प्रबंधन का कौशल, कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं अपनी क्लास को, ठीक। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। इसके बाद आता है छात्रों की भागीदारी में वृद्धि का कौशल, यानी कि स्किल ऑफ इंक्रीजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब इसका क्या मतलब है, अब छात्रों की भागीदारी से तात्पर्य का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो प्रत्यक्ष व्यवहार जिसका हम प्रेक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि वो छात्रों का वो प्रत्यक्ष व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, छात्रों की भागीदारी में वृद्धि का
कौशल। ठीक, तो अध्यापक कक्षा में हमेशा कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे कि छात्रों की अनुक्रियाएं स्वतः बढ़ जाती है। ठीक है ना, जैसे कि वो छात्रों की किसी अच्छी बात पे मुस्कुरा दे, या छात्रों की किसी सही अनुक्रिया पर बहुत प्रसन्न नजर आने लगता है। ठीक है ना, या फिर वो छात्रों की सफलता में बहुत, हम कह सकते हैं कि अपने इमोशंस दिखाए। तो उससे क्या होता है, उससे भी आपका दोस्तों शिक्षण बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं छात्रों की भागीदारी में वृद्धि का कौशल, यानी कि स्किल ऑफ इंक्रीजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी स्किल है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप ये समझ में आ गया होगा कि आपको छात्रों के प्रत्यक्ष व्यवहार जिसका हम प्रेक्षण कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद छात्रों के ध्यान देने योग्य व्यवहार को पहचानना, यानी कि रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रभावशाली शिक्षक हमेशा संवेदनशील होते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं। तो वो प्रत्येक छात्र के सभी व्यवहारों पर ध्यान देने का प्रयास करता है। ठीक, और इसी प्रकार उसी कक्षा में अगर कोई छात्र उपेक्षित होने का अनुभव कभी भी नहीं कर सकता। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि अगर आप छात्रों पे ध्यान देते हैं तो कोई भी छात्र हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा क्लास में कि मेरी उपेक्षा हो रही है। होता है ना ऐसा, कभी कभार क्या होता है कि कई शिक्षक छात्रों की उपेक्षा कर देते हैं। जैसे कि कुछ प्रभावशाली छात्र होते हैं, मतलब कुछ बहुत प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, वो उन्हीं पर ध्यान देते रहते हैं, बाकी या फिर वो उन पे ध्यान देंगे जो क्लास में बहुत ज़्यादा क्या होंगे, शरारती होंगे। अब बीच के कुछ छात्र रह जाते हैं एवरेज, जिनकी हमेशा क्या हो जाती है, उपेक्षा हो जाती है, जो कि या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। ऐसे छात्रों की हमेशा क्या होती है, उपेक्षा हो जाती है। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो तो खुद ही सामने आ जाते हैं ना, और या फिर जो प्रतिभाशाली होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। तो एक टीचर है, उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि उसको हर बच्चे के व्यवहार पर ध्यान देना है। ठीक, तो एक जो प्रभावशाली शिक्षक होगा वो हमेशा इस मामले में संवेदनशील होगा। ठीक, तो उसकी क्लास में कोई भी छात्र अपने को उपेक्षित कभी भी अनुभव नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं छात्रों के ध्यान देने योग्य व्यवहार को पहचानना। तो यही आपकी क्या एक स्किल है। ठीक, तो ऐसी स्किल जो टीचर के पास होगी उसका शिक्षण कार्य हमेशा क्या होगा, प्रभावशाली रहेगा और बहुत शानदार होगा। ठीक, इसके बाद मौन एवं अशाब्दिक उद्दीपन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, इसका क्या मतलब है। कभी कभार क्या होता है ना, अध्यापक बोलते बोलते अचानक 4 से 5 सेकंड के लिए या 2-3 सेकंड के लिए चुप हो जाता है। तो ये चुप्पी ऐसे स्थान पर आती है जहां पर बिना बताए छात्र आगे की बात को अपने आप ही समझ जाता है। तो इसका ये क्या लाभ है, इसका लाभ ये है कि जो छात्र अध्यापक की बात सुनने की बजाय आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। तो अध्यापक अपने इस मौन धारण के कौशल का प्रयोग अचानक कर लेता है। जैसे कभी कभार आप पढ़ा रहे हैं, आपको लगा कि यार खुसफुस हो रही है, बहुत देर से आप पढ़ाई जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप शांत हो गए। अब हुआ क्या, इससे आपको पता लग गया कि कौन छात्र आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। और कभी कभार आप पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते चुप हो जाते हैं, तो इससे छात्र क्या होता है, आगे की बात खुद ही समझ जाता है बिना बताए। तो ये भी दोस्तों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको क्या बोलते हैं, मौन एवं अशाब्दिक उद्दीपन, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लॉज। ये स्किल भी आपके अंतर्गत होनी चाहिए, तो तभी आपका शिक्षण क्या होगा, प्रभावशाली होगा। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रश्न पूछने का प्रवाह, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक, इसमें अध्यापक क्या होगा, बिना रुके लगातार छात्रों से प्रश्न करते रहता है, छात्र भी लगातार उत्तर देते रहते हैं, और अध्यापक को प्रश्न करने के लिए इसमें सोचना भी नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से जो एक कौशल है, इसका प्रदर्शन विशेष रूप से क्या होता है भाई, पुनरावृत्ति के प्रश्नों के लिए किया जाता है, कि जिससे आपको छात्रों को क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो ये भी आपका क्या है दोस्तों, स्किल है। ठीक, इसके बाद अगला आता है नियोजित पुनरावृत्ति, यानी कि प्लान्ड रिवीजन। कभी कभार क्या होता है ना कि दोस्तों कई सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। ठीक, तो या फिर उसके किसी, हम कह सकते हैं कोई टॉपिक्स या कोई पूरा पार्ट ही बहुत टफ हो, तो हम क्या करते हैं कि जो छात्र है, या फिर हम जो छात्रों से हम क्या करते हैं, कभी कभार किसी जो बढ़िया उत्तर है उसको बार बार हम उससे दोहराते हैं।
तो ऐसा करने से क्या होता है, छात्रों को बार बार लाभ होता है। जैसे मैं बार बार कोई टॉपिक होता है, अगर मुझे उसका आंसर आता है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट और कठिन है, तो मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ का मैं उत्तर देता रहूँ, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, एक तरीके से प्लान्ड रिवीजन होता है। जैसे कि हमने पिछले बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग में भी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं बार बार बोलता रहा, मुझे लगा कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट और टफ भी हो सकता है, तो बार बार उससे होता क्या है कि एक प्लान तरीके से पुनरावृत्ति हो जाती है। छात्र को पता भी नहीं लगता कि मेरा रिवीजन हो रहा है, लेकिन उसको बार बार वो चीज़ क्या होती है, उसके दिमाग में बैठ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, नियोजित पुनरावृत्ति, यानी कि प्लान्ड रिवीजन। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला कौशल है गृह कार्य देने का कौशल। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायः छात्र क्या मानते हैं, गृह कार्य को तो बोझ मानते हैं, लेकिन अध्यापक क्या करता है, इस कौशल के द्वारा जो होमवर्क है वो छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण और उनके लिए मोटिवेशन का स्रोत बना लेता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या करेगा, वो गृह कार्य को अपने लिए प्लेजर, या हम कह सकते हैं कि भाई खुश या नाखुश होने से भी जोड़ सकता है। जैसे कि अगर आप गृह कार्य नहीं करके लाए तो भाई मैं तो अप्रसन्न हो जाऊंगा, अगर आप नहीं करके लाए। अगर आप गृह कार्य करके आते हो तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा शाबाशियाँ दूंगा, तो आप भी खुश रहोगे। उससे क्या होगा कि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा गृह कार्य करने का, कि हाँ भाई जो सर हैं उनको बहुत अच्छा लगता है अगर मैं गृह कार्य करके लाऊंगा तो। समझ रहे हो ना। तो ये आपका एक तरीके से क्या एक मोटिवेशन है, मतलब छात्रों को क्या करना है, मोटिवेट करना है कि वो गृह कार्य करके लाएं, और चुनौतीपूर्ण देंगे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, तो वो उसको एक चुनौती समझेंगे, तो करके लाएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा, तो और भी अच्छा होगा उनको, और अच्छा सीखने के लिए उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो गृह कार्य देने से भी क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से स्किल है कि आप गृह कार्य किस तरीके से देते हैं। ठीक है ना। गृह कार्य को छात्रों के व्यवहारिक जीवन के से भी जोड़ सकते हैं या उपयोगी भी बना सकते हैं उसके। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जो गृह कार्य है वो आपके में विविधतापूर्ण हो। ठीक है, और इससे होगा क्या कि जो छात्र हैं वो हमेशा गृह कार्य की ओर ध्यान देगा, उसको कभी भी बोझ नहीं समझेगा। तो ये भी एक स्किल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है दोस्तों पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट स्किल, इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। देखिए पुनर्बलन या फिर हम पुष्ट पोषण भी इसको कहते हैं। तो एक तरीके से ये वो घटना है जिनके द्वारा छात्रों के किसी अनुक्रिया के पुनः होने की संभावना बढ़ जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुनर्बलन का मतलब क्या है कि ये ऐसी घटना है जिसके होने के बाद छात्र के अनुक्रिया होने की संभावना पुनः बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्बलन कौशल बोलते हैं। अभी 3 तरीके का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और दंडात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या है कि किसी प्रिय अनुक्रिया की संभावना को जब वे बढ़ा देते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अध्यापक छात्रों के सही उत्तर पर क्या बोलता है, बहुत अच्छे, शाबाश, अच्छा प्रयास, ऐसा कहता है ना। तो इससे क्या होता है कि आपके जो छात्र है ना उसके सकारात्मक अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आया। और नकारात्मक क्या होगा कि भाई किसी अप्रिय अनुक्रिया की संभावना को हम कम कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अध्यापक क्या करता है, छात्रों के गलत उत्तर पे नहीं कहता है बिल्कुल गलत, फिर से प्रयास करें आदि कहता है। तो इससे क्या होता है कि गलत अनुक्रिया की संभावना कम हो जाती है। नकारात्मक पुनर्बलन क्या करेगा, गलत अनुक्रिया की संभावना को कम करेगा। ठीक, जबकि सकारात्मक जो पुनर्बलन होगा वो सही अनुक्रिया की संभावना को ज्यादा बढ़ाएगा, उससे सही अनुक्रिया और ज्यादा होगी। ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है दंडात्मक। दंडात्मक पुनर्बलन में क्या करता है कि कभी कभार जो छात्र हैं जो शिक्षक है वो गलत अनुक्रिया पे छात्रों को कोई शारीरिक या मानसिक दंड दे सकता है। ठीक है ना। तो हमेशा वैसे तो कहा जाता है कि भाई दंडात्मक पुनर्बलन नहीं दिया चाहिए ना, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो क्लास में बहुत उजड्ड छात्र होते हैं ना, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रोल। दंडात्मक में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा कह दें जैसे कि नहीं, मूर्ख टाइप, इस टाइप का कुछ कह दें, तो वो आपका मानसिक में आ जाता है। और दंड में तो फिर शारीरिक रूप से पताड़ना आ जाती है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी जनरली कहा जाता है कि आप सकारात्मक पुनर्बलन ही दो। शिक्षण में मतलब ज़्यादातर जो शिक्षक गण हैं वो अधिकांशतः क्या करते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन का ही प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो छात्र हैं उसके सही उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये हैं दोस्तों शिक्षण कौशल। ठीक, तो जो शिक्षण कौशल हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है
शैक्षणिक योग्यता, ये भी इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक योग्यता का मतलब क्या है दोस्तों? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एक शिक्षक है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब एक योग्य शिक्षक होगा, वही तो क्या करेगा, शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है। अयोग्य शिक्षक थोड़ी बना पाएगा। तो जो शिक्षण की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आज के ज़माने में तो सभी जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको बीएड चाहिए और संबंधित विषय में आपका क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब आज के ज़माने में तो अभी तो रूल निकला कि भाई टेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। तो भाई अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो भाई उसके लिए पता ही है आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी योग्यताएं आपको पता है, ठीक। तो इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़िया है तो आप अच्छे टीचर ऑफकोर्स बनोगे, ठीक है। इसके बाद आता है विषय वस्तु की विशेषज्ञता। ऑफकोर्स जो आपका विषय है, जैसे अगर आप मैथ्स के लेक्चरर हैं या मैथ्स के एलटी मैथमेटिक्स बनने वाले हैं, कुछ भी बनने वाले हैं, तो आपको अपनी विषय वस्तु में विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक। अगर आपको उसमें विशेष ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना पाएंगे ना। तो अगर आप शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आपको अपने विषय वस्तु में विशेषज्ञ होना चाहिए। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। ओके इसके बाद शिक्षक का अनुभव एवं प्रबंधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि जो शिक्षक है वो एक, अगर उसका अनुभव बहुत अच्छा है तो हमेशा वो क्या करेगा, उसकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो अच्छी रहेंगी, उसका जो उसका शिक्षण कार्य है वो तो प्रभावी होगा ही होगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से वो मैनेजमेंट करता है और कितना उसका अनुभव है वो भी आपका क्या होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अफेक्ट करने में टीचिंग को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक, जैसे जो शिक्षण क्रिया है, अगर हम बात करें शिक्षण प्रक्रिया की हम बात करें दोस्तों, तो ये आपकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप अभी जैसे अगर आप टीचर बन जाएंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, बहुत लंबा समय लेती है। आप लगातार जब आप पढ़ते हैं तो आपका लगातार दोस्तों क्या होता है, विकास होता चला जाता है, आपको ज्ञान मिलता चला जाता है। तो जब आपसे छात्र क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आप अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर उनको आसानी से उत्तर दे पाते हैं। नए टीचर ऐसा नहीं कर पाते हैं। आप देखना, जितना आप एक एक्सपीरियंस टीचर होगा वो छात्रों की समस्याओं को बहुत ईजिली सुलझा लेगा, जितना उसको एक्सपीरियंस होगा, ठीक। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक। अब कुछ मामलों में नहीं हो पाता, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है कि आप अपने अनुभव के आधार पर छात्रों की समस्याओं का निराकरण कर देते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। तो वो आपके शिक्षण कार्य को ऑब्वियसली प्रभावित करेगा, ठीक। इसके बाद अगला क्या आता है, शिक्षक एवं शैक्षिक संस्थाओं में समन्वय। बिल्कुल, जैसे कि मतलब ये है कि एक शिक्षक है और उसका स्कूल है, वो शैक्षणिक संस्था है, तो उसमें कितना कोऑर्डिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर शिक्षक को स्वतंत्र वातावरण मिलेगा पढ़ाने के लिए तो उससे डेफिनेटली उसका शिक्षण कार्य क्या होगा, प्रभावित होगा, वो आसानी से शिक्षण कार्य करेगा। अगर उसको उतना स्वतंत्र वातावरण नहीं मिल रहा है, ठीक, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन, आपके प्रिंसिपल से रिलेशन अच्छे नहीं है, तो अपने आप ही क्या होगा, आपका शिक्षण कार्य भी क्या होगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो एक शिक्षक है उसको शैक्षणिक संस्थाओं के संग कोऑर्डिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूझबूझ के संग उनके संग समन्वय बनाए रखे और अपने शिक्षण कार्य को लगातार जारी रखे और अच्छे से जारी रखे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद कार्य का विश्लेषण। देखिए शिक्षण की प्रक्रिया में देखिए जो शिक्षक हैं और शिक्षार्थी हैं वो दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ठीक। तो भाई शिक्षक को क्या आवश्यक हो जाता है कि वो अपने जो छात्र हैं उनका तो विश्लेषण और मूल्यांकन करेगा ही करेगा, साथ में अपने कार्य का भी क्या करे, विश्लेषण करे ना। अपने कार्य का भी तो विश्लेषण करना पड़ेगा। अरे यार मैं टीचर हूँ अगर, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये देखूंगा ना कि यार मेरा जो टीचिंग है उससे बच्चों को कुछ समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा, मैं अपने कार्य का विश्लेषण करने की लगातार कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं आता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करने की कोशिश करूंगा और मैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो वो कैसे मिलेगा, जब आप अपना विश्लेषण करेंगे। आप देखेंगे कि यार आप सपोज करो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, चलो मैं अपना रिजल्ट बताता हूँ। जैसे मैथ्स का टीचर हूँ, मैंने देखा यार कि मेरे पढ़ाने से कुछ बच्चों में इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। पिछले साल तक कुछ बच्चे जिनके 100 में से माना सपोज करो कम मार्क्स आते थे, इस साल उनके कितने मार्क्स आए,
क्या मेरे शिक्षण का कोई प्रभाव पड़ा उन पर? क्या इस बार बोर्ड का रिजल्ट मतलब अच्छा रहा? पिछले बार बोर्ड में 100 में से 90 से ज़्यादा मार्क्स वाले कितने थे? इस बार कितने आए मेरे पढ़ाने के बाद ना? तो ऐसा मतलब विश्लेषण, यानी अपने कार्य का विश्लेषण। तो जो बंदा ऐसा करता है, जो शिक्षक ऐसा करता है, वो डेफिनेटली उसका शिक्षण कार्य हमेशा क्या होता है? प्रभावी होता है, क्योंकि उसको दोस्तों अपनी कमियों के बारे में भी पूरी जानकारी होती है। समझ में आया ना? तो कार्य का विश्लेषण करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों को और भी तरीके से कैटेगराइज किया है। बहुत इजी, आप समझ जाएंगे। इसमें जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वही एक तरीके का सार है। तो आप इस तरीके से भी आप उसको समझ सकते हैं कि शिक्षण को किस तरीके से प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है? सबसे पहले शिक्षक की योग्यता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शिक्षक में योग्यताएं हैं वो तो शिक्षण को प्रभावित करेंगी। ओके, इसके बाद शिक्षण क्रिया का नियोजन, आप किस तरीके से प्लानिंग करते हैं। अगर आप प्लानिंग बना के नहीं आएंगे तो आपका शिक्षण कार्य हो ही नहीं पाएगा। जैसे मैं अगर सपोज करो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इससे पहले प्लानिंग तो करता हूँ ना, या फिर मैं धड़ाधड़ आके स्टार्ट हो जाता हूँ? मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले प्लानिंग करता हूँ, एक उचित प्लानिंग करता हूँ। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना अच्छा मेरा शिक्षण कार्य होता है। जितनी खराब प्लानिंग होगी उतना क्या होगा? खराब शिक्षण कार्य होगा। ठीक। इसके बाद छात्रों का मनोशारीरिक स्तर, वो भी देखना पड़ता है। छात्रों का अपने साइकोलॉजिकल और एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जो उनका शारीरिक स्तर है वो भी आपको देखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं? शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक है ना? तो वो तो प्रभावित करेगा ही करेगा। उसी के अकॉर्डिंग तो आप टीचिंग करेंगे ना। अगर जो उनका लेवल होगा आप उसी के लेवल के हिसाब से टीचिंग करेंगे। इसके अलावा पाठ्य वस्तु की उपयोगिता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टॉपिक्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसी के वो आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करेगा। इसके अलावा कक्षा का वातावरण कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। शैक्षिक उद्देश्य क्या है? आपके एजुकेशनल एम क्या है? वो आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएं, वो भी होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होता है? शिक्षण होता है। छात्रों में क्या होती हैं? अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करनी पड़ती है? शिक्षण करना पड़ता है। ये तो दोस्तों एक शिक्षण सिद्धांत भी है। ठीक है ना? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसके अलावा शिक्षण प्रविधि एवं बाल केंद्रिता। अब शिक्षण प्रविधि यानी कि आप कौन सी टेक्निक अपनाते हैं। ठीक, शिक्षण प्रविधि मतलब कि आपकी टीचिंग टेक्निक्स आप कौन सी अपनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कितनी बाल केंद्रित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहीं प्रभुत्ववादी तो नहीं है। ठीक, तो वो भी एक आपका बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। विषय वस्तु का स्वरूप और स्तर, लेवल कैसा है उसका और किस तरीके का है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पाठ्य वस्तु है वो किस तरीके की और उसका स्तर कैसा है। स्वाध्याय की आदत, बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप जब अपने कार्य का विश्लेषण करते हैं तो आप कितना स्वाध्याय करते हैं। तो जब आप स्वाध्याय करेंगे ना, जितना आप रिवीजन करते हैं, आप जितना सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे आपका शिक्षण कार्य बहुत अच्छा होता है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है, आप कॉन्फिडेंस होंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। ठीक है ना? जो स्वाध्याय नहीं करेगा उसके अंदर किस बात का आत्मविश्वास? ठीक है ना? तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप टीचर होने के नाते आपको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। ठीक है ना? जो कि शिक्षण कार्य को प्रभावित करेगा। इसके अलावा भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता है भी या नहीं है। अगर आप क्लास में जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके सामने शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं या नहीं है, और ब्लैक बोर्ड भी है या नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। अगर वो सारी चीज़ें, सुविधाओं की उपलब्धता नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करेगी। अब मैं हूँ, जैसे सपोज करो मैं बहुत इफेक्टिव टीचिंग करना चाहता हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इस समय पे भौतिक सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण से मैं आपको कई चीज़ें नहीं बता पाता हूँ। ठीक है ना? अगर मेरे पास अभी डिजी बोर्ड होता, जैसे कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं या बड़े बड़े टीचर्स हैं वो करते हैं उनका उपयोग, तो मेरे पास वो होता तो मेरा जो शिक्षण है वो बहुत प्रभावी होता। मैं शायद उनके लेवल का आपको बताता, लेकिन मैं नहीं बता पा रहा हूँ। क्यों नहीं बता पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास भौतिक सुविधाओं की कमी है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स में आप इस तरीके से मोबाइल में नहीं बता सकता हूँ। उसके लिए मुझे आप काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मेरी क्या कर रही है? टीचिंग को अफेक्ट कर रही है। मैं जितना पॉसिबल हो सके अपने पास जितने संसाधन है मैं उनसे आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये चीज़ें क्या होती है? भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता ये भी होनी चाहिए। और इसके बाद मूल्यांकन परिणाम, जो कि मैंने बताया एनालिसिस, कि आप मूल्यांकन परिणाम भी देखेंगे, क्या आपके परिणाम आते हैं, कैसा आपके बच्चे परफॉर्म करते हैं और कैसा आपने परफॉर्म किया है, तो वो आपके आगे जाके शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये थे आपके शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, ना सिर्फ एलटी, आपको आगे भी तो देखना है ना, जो भी, आई होप कि आपका एलटी में हो जाए, लेकिन आने वाले समय में आपके जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ ये आपको जरूर हेल्प करेगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।